सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो हम आपके पहले सवाल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर हिमा कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं क्या? सो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा था कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसी को और सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। ईश्वर ने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर फीमेल्स को क्यों दिया था? सो रिप्रोडक्टिव जैसा नाम से ही पता चलता है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने जैसी अपनी संतान बनाने के लिए ये सिस्टम नेचर ने या परमात्मा ने फीमेल्स को दिया है। तो जब किसी सिस्टम में इतनी पावर हो कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो इट मीन्स वो बड़ा पावरफुल सिस्टम होगा। और उस सिस्टम को अगर सही तरीके से उपयोग ना किया जाए या उस सिस्टम का सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए, तो वो जो पावर है उसकी वो उतनी ही ज्यादा तकलीफ भी देगी। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ जितना बेहतरी है एक अपने जैसे संतान बनाने की, उतनी ही बेहतरी है कि आवश्यकता पड़ने पे आपके पूरे शरीर को हिला देने की। तो अगर किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ढंग से काम ना करे, तो उसके हर एक सिस्टम को परेशान करने की जिम्मेदारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकेले ले सकता है। तो आप ऐसे समझो कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने पे आ जाए परेशान करने पे, तो वो फिर बोन्स को भी परेशान कर सकता है। आपको पता होगा कि फीमेल बोन हेल्थ जो है वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर ढंग से काम न कर रहा हो तो फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन देखने को मिल रही हैं। या आम बोलचाल के शब्दों में आज के एडवर्टाइजमेंट वर्ड के हिसाब से समझे तो 30 साल के बाद हर फीमेल को कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो ये 30 साल के बाद हर फीमेल को कैल्शियम सप्लीमेंट लेने चाहिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 30 साल तक बहुत सारी फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मिसयूज करके बीमार कर चुकी होती है, परेशान कर चुकी होती। तो जब 30 साल तक उन्होंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को परेशान किया, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनको परेशान करना चालू करेगा।
तो सबसे पहला नुकसान कहाँ चालू करेगा? आपके स्केलेटल सिस्टम पे, बोन्स पे। फिर बोन्स पे प्रॉब्लम आई तो भाई जाहिर सी बात है कि स्केलेटल मसल्स तो अफेक्टेड होंगी ही। सो मस्कुलर सिस्टम को कैसे परेशान करेगा? विटामिन डी और बी की कमी से। तो जब विटामिन डी और बी कम होंगे तो क्या होगा? मस्कुलर पेन्स डेवलप होंगे, न्यूरोलॉजिकल पेन्स होंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर थोड़ी सी गलती की तो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ट्रबल में आ जाता है। तो सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ही नहीं, अब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर ऐसे ही गलतियां करता रहे तो फिर क्या रेस्पिरेशन, क्या सर्कुलेशन, क्या डाइजेशन, क्या एक्सक्रीशन, हर सिस्टम आपका तकलीफ में आ जाएगा। और सबसे पहले जो प्रभावित होने वाले दो सिस्टम है वो है इंडोक्राइन और सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपके सभी एक्टिव हॉर्मोन्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इंडोक्राइन सिस्टम ही है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर काम करने के लिए तैयार करे। सो इंडोक्राइन सिस्टम जो गलत काम करने लगेगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसके साथ साथ गलत काम करने लगेगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट सिस्टम है एक फीमेल बॉडी में, जो फीमेल्स के हर एक सिस्टम को बेहतर कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फीमेल्स अपने इस सिस्टम का ध्यान नहीं रखती, अपने इस सिस्टम को महत्व नहीं देती। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, है ना? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आप सांस लेते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो है खाने और पानी से बेहतर हो जाता है। पर सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं कि जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन उनकी बॉडी में बेहतर हो। इंडोक्राइन सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बात आती है तो 90% लोग तो पहले बात ही नहीं करते। 10% लोग जो बात करते हैं वो बात करके रह जाते हैं। सही कह रहा हूं? आप में से कितने लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं? देखिए आज ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और एक सबीना जी को छोड़ दो, सबकी स्क्रीन बंद है। सुन लेंगे, समझने की जरूरत नहीं है, फॉलो करने की तो बिल्कुल नहीं है। तो जब सुन लेंगे, समझेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो चीजें बर्बाद है, फिर सुनने का क्या फायदा? सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसका आपसे बहुत महत्व है, लेकिन आप फिर भी उसके बारे में बात नहीं करते। कुछ छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान रखी जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है, सो दैट आपके बाकी के सारे सिस्टम्स ठीक हो सके। आपको जान के हैरानी होगी कि परमात्मा ने या नेचर ने आपको ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दिया। बच्चे पैदा करना इसका एक प्रमुख काम जरूर है, लेकिन बच्चे पैदा करने के अलावा आपकी सेहत, आपके मन, आपके जीवन को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दी गई थी। तो जब आपकी सेहत, आपके जीवन की बेहतरी की बात हो तो जाहिर सी बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होना चाहिए था। लेकिन जब स्कूल में भी पढ़ाया जाता है तो इस चैप्टर को क्या कहते हैं कि ये घर में पढ़ लेना तुम लोग, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, या ये पढ़ लेना, ये इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। पढ़ लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना। सुनना पढ़ते हैं, ना डाउट होता है ना पूछते। सो इतना बेहतर सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम कुछ बेसिक्स पे जाते हैं
कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन पे दिखा रहा था, क्या वास्तव में ऐसा ही होता है या कुछ अलग होता है। सो इसकी ओर चलते हैं। सर नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे बहुत। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तो ये बड़ी स्टैंडर्ड इमेज है जो आप सब बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। इस इमेज को आप सब ने बहुत सालों से देखा होगा। इस इमेज में कुछ नया नहीं है और न मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसी इमेज आपने पढ़ी है सिर्फ उसी इमेज को मैं यहाँ पे आपके सामने रख दिया। इस इमेज में अगर ऑर्गन्स की हम बात करें तो कई सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे आप देखो तो अगर शुरुआत से हम देखें तो ये वेजाइनल कैविटी है। वेजाइनल कैविटी ये 4 से 6 इंच लंबी एक कैविटी होती है। 4 से 6 इंच इसलिए कहा क्योंकि ये फीमेल की हाइट, उसके सेहत, उसकी सेक्सुअलिटी कई कारणों से घटती और बढ़ती रहती है। सो जो फीमेल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज करती होंगी वो इससे अवेयर होंगी कि वेजाइनल कैविटी का जो साइज है वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के हिसाब से हो सकता है। तो ये वेजाइनल कैविटी ऐसी कैविटी है जो एक ही फीमेल की उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग हो सकती है। तो पहली कैविटी हो गई वेजाइनल कैविटी, इसको आप बर्थ कैनाल भी समझ सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है एक बुलंद दरवाजा है ये, जो बहुत समझदारी से खुलता है। इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये ऐसा दरवाजा है जो तभी खुलता है जब खुलने की आवश्यकता हो। अगर ये दरवाजा बार बार खुलने लगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स आ सकते हैं। तो ये दरवाजा कब कब खुलता है? पहली तो ये दरवाजा खुलता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर लाने। जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये दरवाजा खुलता है और ब्लड बाहर। दूसरा ये दरवाजा तब खुलता है जब फीमेल ओव्यूल्यूट करती है, उस समय स्पर्म को अंदर जाने के लिए। तो ओव्यूल्यूशन से करीब 5 दिन पहले ये दरवाजा खुल जाता है और ओव्यूल्यूशन के 2 दिन बाद ये दरवाजा बंद होता है। तो कितना, ऑलमोस्ट 7 डेज हर महीने ये दरवाजा खुलता है। इस बीच अगर इस दरवाजे से कुछ इन्फेक्शन अंदर चला जाए तो वो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होगा। तो फीमेल को अपनी ओव्यूलेशन विंडो को बहुत समझदारी से हैंडल करना चाहिए। सो अगर फीमेल की ओव्यूलेशन विंडो को उसने सही से नहीं हैंडल किया सो सर्विक्स के इन्फेक्शंस बड़े कॉमन होते हैं और यही इन्फेक्शंस आगे चल के यूट्रस को भी डैमेज करते हैं। अगर आप 10 फीमेल्स के अल्ट्रासाउंड स्कैन्स उठा के देखेंगे तो 4 फीमेल के अल्ट्रासाउंड में आपको बल्कि यूट्रस मिल जाएगा। सो बल्कि यूट्रस का मतलब बल्कि यानी मोटा नहीं है, बल्कि मतलब है इन्फेक्टेड, सो दैट उस इन्फेक्शन की वजह से कुछ फ्लूइड कलेक्ट हुआ और यूट्रस का साइज इनलार्ज हो गया। तो ये जो यूट्रस में इन्फेक्शन आया वो सर्विक्स की वजह से आया, क्योंकि सर्विक्स जिस समय ओपन था उस समय आपने लापरवाही की, सो दैट इन्फेक्शन आपकी बॉडी में इंटर कर पाए।
तो ये बहुत मजबूत दरवाजा है सर्विक्स। और इसके अलावा ये बच्चे के जन्म के समय डायलेट होता है। सो जब मदर बच्चे को डिलीवर कर रही होती है उस समय ये दरवाजा खुलता है, और इस दरवाजे को जितना डायलेशन होगा उतना आसानी से बच्चे का जन्म पॉसिबल होगा। तो इस दरवाजे का जो डायलेशन है वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक जाता है। सो 10 सेंटीमीटर तक जब ये डायलेट होगा तो ही आसानी से बच्चे का हेड बाहर निकल पाता है। ठीक, तो ये बड़ा काम का दरवाजा है सर्विक्स। सर्विक्स जो है यूट्रस और वेजाइनल कैविटी के बीच का एक लिंक है। एक म्यूकस प्लग होता है इसके बीच में, जो म्यूकस प्लग रिलीज होता है और फिर दोबारा बनता है। ये म्यूकस प्लग बार बार खत्म होता है। और ये दरवाजे की खासियत ये है कि ये दरवाजा हर महीने नया रिपेयर होता है। पुराना दरवाजा चलता रहे तो कमजोर हो सकता है, हर महीने नया दरवाजा लगता है। इसलिए ये दरवाजे को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर अगर आगे चले हम, तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो है मायोमेट्रियम। यहाँ पे आपको दिख रहा है मायोमेट्रियम, ये यूट्रस की बीच वाली लाइन है। ये मायोमेट्रियम ही रिस्पॉन्सिबल होती है पीरियड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन आने के। सो पीरियड्स में जो आपको पेन और कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो मायोमेट्रियम की वजह से होते हैं। मायोमेट्रियम पे एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो आके हलचल मचाता है, कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जिसकी वजह से मायोमेट्रियम टूटती है और यूट्रस के भीतर से जो, सॉरी मायोमेट्रियम नहीं टूटती, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है और इंडोमेट्रियम टूटती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो मायोमेट्रियम बीच वाली लेयर है, इंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर है। तो यूट्रस जो है 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। मतलब यूट्रस के 3 कपड़े होते हैं, जैसे हम कई तरह के कपड़े पहनते हैं ना। तो पहली जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है वो सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम हो गई। फिर टी शर्ट के नीचे जो बनियान मैंने पहन रखी है वो हो गई मायोमेट्रियम। और अंदर जो मेरी स्किन है वो है इंडोमेट्रियम। तो इसी तरीके से 3 अलग अलग लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इस स्क्रीन पे आपको पेरीमेट्रियम नहीं दिख रही होगी, पर ये जो बाहर वाली लेयर है ये पेरीमेट्रियम कहलाती है। ठीक, अब उसके भीतर जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ये कुछ अलग से कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है यूट्रस। ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे सिर्फ 60 ग्राम का छोटा सा होता है, और प्रेग्नेंट स्टेट पे ये 1000 ग्राम मतलब 1 किलो तक का हो जाता है। तो आप सोचो इसकी कितनी खासियत है कि 60 ग्राम का छोटू सा यूट्रस 1000 ग्राम का बड़ा सा यूट्रस बन जाता है। तो ये बहुत मैजिकल ऑर्गन है, ये अपने आप को बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकता है। और ये 1000 ग्राम का जो मैं कह रहा हूँ, कई बार ये 1200 ग्राम का भी देखा गया है, जब किसी के जुड़वा या 3 बच्चे एक साथ होते। अदरवाइज ये 800 से 1000 ग्राम तक बढ़ता है। तो एक फीमेल जब वेट मतलब बच्चे को डिलीवर करती है तो सबसे पहले 800 ग्राम 900 ग्राम तो उसका यूट्रस ही खत्म हो जाता है। तो पहले 1 किलो तो यूट्रस की वजह से ही कम हो जाते हैं। यूट्रस के बाद जो अगला ऑर्गन है वो है ओवरी। ओवरी जो है ये बड़ा मस्त ऑर्गन है, क्योंकि ये 1 महीने काम करता है तो अगले महीने आराम करता है। इसीलिए भगवान ने 2 ओवरियां दी हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में, कि अगर एक ओवरी किसी कारण से ढंग से काम न करे तो दूसरे से आप बच्चे पैदा कर सकते हो। तो इसलिए 2 ओवरी और 2 ही फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब भी 2 होती हैं, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का मतलब है ये ओवरी से निकले हुए एग को एक पैसेज प्रोवाइड करता है, जिससे वो एग यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो सके। तो 2 ओवरीज हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब हैं, एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है, एक वेजाइना। ठीक, सो इतने सारे ऑर्गन्स मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं।
अब जैसा ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, असल में ये ऐसे नहीं होते, ये बीच से काटा हुआ हिस्सा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। स्क्रीन पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको एक पेल्विक गर्डल बोन दिख रही है। ये पेल्विक गर्डल बोन जो है, इसी के भीतर ये सारे ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। बाहर से इनको, इन बोन की सेफ्टी रहती है, सो दैट कभी कोई फीमेल अगर गिर जाए, कोई चोट लग जाए, किसी कारण से उसको दबाव पड़े, तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो पेल्विक कैविटी के भीतर कवर्ड और सेफ रहते हैं। ठीक, तो अब हम रियल में ये बॉडी में कैसे होते हैं वो देखते हैं। ये जो इमेज है, ये रियल वाली इमेज है। जैसे एक फीमेल सीधे खड़ी थी, उसको हमने तिरछा कर दिया और एक पैर के बीच से एक कट लगा दिया, मतलब दोनों पैरों के बीच से एनल कैविटी वेजाइनल कैविटी से कट लगा वॉइस के फीमेल को आधा कर दिया। ठीक, सर वो फटी फटी आ रही है आपकी। मेरी आवाज प्रीति आपको ही कटी आ रही है, सबको आ रही है? नहीं सर, आवाज सही आ रही है। जी, आवाज सही आ रही है सर। प्रीति एक बार आप प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। ओके सर। जी, तो एक फीमेल को जब ऐसे काट दिया गया, तो जो ये ऑर्गन्स हैं उनकी सही स्थिति समझ में आई कि ये बॉडी में कैसे अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ आप जो देखेंगे ये बिल्कुल अरेंज रियल वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये जो शुरुआती स्ट्रक्चर्स है, हाइमन, लीविया माइनोरा, लीविया मेजोरा, क्लाइटोरिस, इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये पढ़े जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इवन यूरेथ्रा। ठीक, सो ये यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, लीविया मेजोरा, लीविया माइनोरा, हाइमन, ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो बाहर से देखने से दिख जाते हैं, इसीलिए ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इनको थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर कर देते हैं। इंटरनल की हम बात करें अगर, तो वेजाइनल कैविटी से ये आपको ये पैसेज दिखेगा। ये वेजाइनल कैविटी हुई, वेजाइनल कैविटी जहां पे आके खत्म हुई, वहां पे आपको सर्विक्स का माउथ दिखेगा। ये तो यूट्रस ऐसा है और वेजाइना ऐसी है, दोनों एकदम ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे होते तो बच्चा ऊपर से नीचे खिसक के गिर जाता। तो यूट्रस ऐसा होता है और वेजाइना ऐसी है। ये पैसेज है वेजाइनल कैविटी का और ये पैसेज है यूट्रस का। इसीलिए जब प्रेग्नेंट फीमेल का पेट आगे की ओर बढ़ता है, तो वो पेल्विक बोन के ऊपर से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलना चालू करता है, पेल्विक बोन से बाहर की ओर निकलता है।
सॉरी। सो हम बात कर रहे थे कि यूट्रस और वेजाइनल कैविटी जो है वो रियल में कैसे अरेंज्ड होते हैं। ये अरेंजमेंट इसलिए समझना जरूरी है जिससे आपको ये पता हो कि किस कंडीशन में बच्चे को या किस कंडीशन में यूट्रस को डैमेज हो सकता है। ठीक। तो जो रियल कंडीशन है बॉडी में वो ऐसी है कि यूट्रस यहां से ऐसे लगा होता है और वहां से नीचे की ओर वेजाइनल कैविटी होती है। इसी के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर का। इसीलिए जब प्रेग्नेंट मदर्स बार बार यूरिन जाती है तो उनका ब्लैडर जो है वो दब रहा होता है, सो दैट ब्लैडर में जो यूरिन स्टोरेज है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए ब्लैडर नीचे की ओर है और रेक्टम जो होता है, जो उनका मलद्वार मलाशय है, रेक्टम वो पीछे की ओर यूट्रस के नीचे होता है। तो जब ये यूट्रस बढ़ता है तो रेक्टम पे भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, सो दैट कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। तो ब्लैडर और रेक्टम के ऊपर यूट्रस स्थित है। ये फेलोपियन ट्यूब ऐसे ऊपर की ओर होता है दोनों तरफ और ये ओवरी होती है। तो ये रियल स्ट्रक्चर है बॉडी में किसी भी फीमेल के। तो ये रियल स्ट्रक्चर बताने के पीछे रीजन ये था कि आप समझ पाए कि फीमेल बॉडी में ये कैसे अरेंज्ड है। तो अब क्या करने से इनको हम नुकसान पहुंचाते हैं या किन कारणों से ये हेल्दी नहीं रह पाते। राइट। चलिए, तो मुझे कुछ कुछ चीजें बताइएगा कि फीमेल्स जो है वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के अगर बैठती हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, जो कि अक्सर सर आप यूट्रस देखते दबता है उससे। हैं। पेल्विक रीजन यूट्रस पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। जबकि हर घर में अक्सर सिखाया जाता है कि फीमेल्स को पैर चौड़े करके नहीं बैठना चाहिए, पैरों को सिकोड़ के या पैरों को क्रॉस करके बैठना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहली गलती क्या होती है, पैरों को सिकोड़ के जब आप बैठते हो तो ब्लड सप्लाई जो है वो पेल्विक फ्लोर पे डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सो पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट होगा और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो जब किसी को खाना कम दोगे तो वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो जब कमजोर हो जाएगा तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, पैरों को सिकोड़ के बैठते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, सिकोड़ना मतलब साथ रखना या वही एक कॉन्ट्रैक्ट करके साथ। साथ लग। जी, अच्छा। सिकोड़ना इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। सो पैरों के बाद और कौन सी दूसरी बड़ी गलती करते हैं? सर एक बार फिर से थोड़ा सा इसको बता सकते हैं क्यों पैर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए? जब पैर को पैर के ऊपर रखेंगे तो पेल्विक फ्लोर पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो माइनर ब्लड सप्लाईज है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है। जब वो रुक जाएंगी तो क्या होगा कि लंबे समय तक जिसमें खून नहीं मिलेगा तो ऑर्गन को खाना कम मिलेगा। जब न्यूट्रिशन कम होगा तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो उनका फंक्शन करने का नेचुरल सामर्थ्य है वो सामर्थ्य कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, अरे मैं बहुत बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ, अभी तो बहुत साइंटिफिक गए ही नहीं है। बहुत साइंटिफिक सीखना हो तो आप मेरा वुमेन वेलनेस का पूरा कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स डिटेल करते हैं। ये अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स पे भी अवेलेबल है, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है। जो जो भी इंटरेस्टेड हो वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं बहुत बेसिक की बात कर रहा हूँ। सर तो बेसिक तो सर जैसे ऐसे झुक जाते हैं हम लोग, बैठ के नहीं झुकते, एक गलती करते हैं। सबसे और ये आपने जो बात की झुकने की, ये मैं सही कहूंगा
कि ये बड़ा रीजन है, लेकिन झुकने से इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो कब झुकने से? बैठ प्रॉपर झुकते नहीं है, ऐसे बैठ के झुकना है, वो नहीं बिल्कुल करते। और सर ऐसे झुक के वेट उठाते हैं, वो भी नहीं करना होता है। बिल्कुल, जब आप और आगे से वेट उठाते हो तो कंट्रैक्शंस होते हैं, तकलीफ होती हाँ, और सर मोस्ट प्रॉब्ली हमें इंडियन टॉयलेट यूज करनी होती है, वेस्टर्न से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं रहता। ऐसे इंडियन है। टाइप में बैठने से वो भी ठीक रहता है। ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप। लेकिन ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कुछ लोगों के साथ एप्लीकेबल है। मतलब इंडियन टॉयलेट हुआ, झुकना हुआ, ये सब कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनके साथ ये कंडीशंस होती, कुछ ऐसी हैं जिनके साथ ये कंडीशंस नहीं होती। हम ऐसे कंडीशंस की बात कर रहे हैं। सर नींद को प्रॉपर नहीं लेते हैं, जो नींद देर रात सोना हो, जिससे हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं सर। बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, नींद न लेना, पर ये भी बहुत सर सारी ये फीमेल्स फीमेल के नहीं है साथ सर, नहीं। सब यही करते हैं, सब यही करते हैं आजकल। बच्चे तो स्पेशली दे दो जिससे। पर नींद भी जो है, अभी मैं उतना ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नींद न लेने से पूरी बॉडी खराब होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होगी। ऐसा क्या करते हैं जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होता है? तो टैबलेट्स टू चेंज वो पीरियड का टाइमिंग चेंज करने के लिए पिल्स लेते हैं वो भी। बिल्कुल स्मिता, ये जो आपने बात बोली ये बहुत सही बोली, कि पीरियड डेट शिफ्ट करने के लिए जो हार्मोनल पिल्स ली जाती हैं, ये बहुत टॉक्सिक होती हैं। पर ये भी हर फीमेल नहीं करती। ऐसी कौन सी गलती है जो हर फीमेल करती है? ओवर क्लेंसिंग द एग्जैक्टली। वजाइनल एरिया। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को, स्पेशली अपनी वेजाइनल पैसेज को क्लीन करते हो। और इसके लिए मार्केट में आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, इंटीमेट वॉश के नाम से। कई सारे ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स पे स्पेसिफिक ना जाऊं अगर, पर फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत फेमस सेलिब्रिटीज एडवर्टाइज करती हैं, लाइक वी वॉश है या और कुछ और है। और ये तो ठीक था, मतलब क्लिनजिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में जरूरी भी होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की नीड तब है जब कुछ क्लिनिकल कंडीशन हो, जब कुछ आपको बीमारी हो। नॉर्मल डेज में इनकी जरूरत नहीं है। सो नॉर्मल डेज में जो भी फीमेल्स अपने वेजाइनल पैसेज को ठंडे पानी से, गर्म पानी से, या साबुन के पानी से, या साबुन से, या किसी सावर जल से, किसी भी चीज से वॉश करती हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। इसकी वजह से वो अपने नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को खराब करती है। तो जब नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म खराब होगा तो इन्फेक्शंस का बॉडी में इंटर करना बड़ा आसान है, राइट? तो ये सबसे बड़ी गलती है, हाइजीन। वैसे तो हाइजीन बड़ा अच्छा शब्द है। हाइजीन की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि यार ये अच्छा इंसान है, इसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी है। लेकिन पर्सनल हाइजीन जब अति से ज्यादा हो जाए तो वो बहुत बुरी भी है। दिन में एक बार नहाना अच्छा है, 2 बार नहाना चलिए अच्छा है, लेकिन अगर आप 1 घंटे रोज 10 बार नहाएं, मतलब 10 घंटे आप बाथरूम में बिताइए, तो ये अच्छा नहीं, ये बहुत खराब है। फिर आप बीमार हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पे लोग घंटों घंटों नहाते रहते हैं। तो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, ठीक? चलिए, एक चीज हो गई कि आप क्लीनिंग करते हो, वो प्रॉब्लमेटिक है। बाकी और अगली क्या गलती करते हैं? ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस तो पूरी बॉडी इफेक्ट होगी ना। स्ट्रेस से तो सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जी सर, बोलिए। सर सुबह जब हम मोशन के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द फीमेल का ये हैबिट होता है कि
अपने रेक्टम एरिया को क्लीन करने के बाद रेक्टम के जो पार्टिकल्स है, वेस्ट पार्टिकल्स, वो वजाइना की तरफ ले आते हैं, जिसके कारण यूटीआई होती है। नहीं, नहीं। ये एक्चुअली आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू थोड़ा फैलाया गया भ्रम है। पर अच्छा। ऑनेस्टली जब भी आप खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिएगा, जब भी आप हाथ लगाएंगी, क्योंकि रेक्टम एरिया जो है वो पीछे है, तो कभी भी गंदा हाथ आगे नहीं आएगा। आप पर्सनली फील कीजिएगा, बिकॉज आप फीमेल हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो ये सालों पहले हमारे किसी पूर्वज या किसी ने इस पे जरूर ध्यान दिया होता। ओके सर। तो और क्या कारण हो सकता है? Sir, is it holding the urge of urination can be one of the reasons? बिल्कुल, ये यूटीआई का बड़ा रीजन हो सकता है, पर इससे भी ज्यादा बड़ा रीजन है पानी न पीना। अगर एक एवरेज औसत देखा जाए तो भारत में 10 में से 4 फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर बिना किसी कारण से लो रहता है। अभी अगर हम एक सर्वे कर लें यहाँ पे ही, तो यहाँ पे जितनी स्क्रीन पे फीमेल्स हैं, इनमें से 10 से ज्यादा फीमेल्स निकल आएंगी जिनका बीपी लो होता है यहाँ 10 फीमेल्स ऐसी जिनका बीपी लो होता है। Yes, sir. यस सर। तो जब आप अगर पानी ही नहीं पियोगे तो क्या होगा? आपका सिस्टम सही से क्लीन नहीं होगा, और जब सिस्टम क्लीन नहीं होगा तो ट्रैक पे इंफेक्शन आएगा, यूरिनरी ट्रैक। अब ये यूरिनरी ट्रैक का इंफेक्शन ही आपके वेजाइनल ट्रैक को भी परेशान करेगा फिर, क्योंकि यूटीआई जो है वो मिसिंग बोले सर पीरियड्स मतलब एक दीदी है, उसको ना 3 मंथ से पीरियड्स नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, वो भी नेगेटिव है। वो किस वजह से? प्रीति, ये बड़ा वियर्ड सा सवाल है कि किस वजह से है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तब सर उस गड़बड़ सर को ढूंढने की जरूरत है। इसके लिए आपकी जो दीदी है उनका एग्जामिनेशन करना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनकी हिस्ट्री समझनी होगी, और जरूरत पड़ने पे कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे या अल्ट्रासाउंड करना होगा। तब जाके समझ में आएगा कि पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि पीरियड्स ना आना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपकी फिजियोलॉजी में आए कुछ परिवर्तन की वजह से आपके पीरियड्स या तो डिले हो जाते हैं या टेम्परेरी रूप से बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सीरम टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बढ़ा है तो भी ये होगा, एलएच सर्ज है तो भी ये होगा, ईस्ट्रोजन कम है तो भी ये होगा। इसके अलावा बड़ा कॉमन कॉज होता है पीरियड्स बढ़ने का प्रोलैक्टिन का बढ़ा होना। तो अगर किसी फीमेल में प्रोलैक्टिन बढ़ा होगा तो भी पीरियड्स डिले होंगे या नहीं आएंगे। जैसा आप बता रहे हो 3 महीने से नहीं आ रहा है, तो इसका एक कारण पीसीओडी भी हो सकता है कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो डिफेक्ट हो रहा हो, और उनका इंसुलिन उनके ओवरी पे एक्ट कर रहा हो, सो दैट अच्छा एक ओव्यूट ना हो और पीरियड एब्सेंट हो जाए। तो ये कई कारणों से हो सकता है। इसके लिए कुछ बेसिक्स जांच करनी होगी, समझना होगा, तभी आप इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि क्यों उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। ठीक है प्रीति? ठीक है सर, थैंक यू सर। इसको अगर आप बहुत डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, इसमें हम बहुत डिटेल से इसको समझाते हैं कि किस तरीके से पीरियड्स आते हैं, कौन कौन से कारण है कि नहीं आते। तो आप आसानी से यौगिक वे से, नेचुरल सिर्फ फूड के जरिए उनको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होगा ना, आपको पता है कि ये आपका दुश्मन है तो उसको मारना आसान है। आपको पता ही नहीं आपका दुश्मन कौन है तो किसको किसको मारोगे।
गलती यही है योगा टीचरों की हमारी, कि हम दुश्मन ढूंढने की बजाय हम कहते हैं अरे हम सबको मार लेंगे, तो हम चालू कर देते हैं योगा करना कि अरे योगा से सब होगा। यही गलती होती है। पहले दुश्मन मारो, जो ठीक करना उसको ठीक करो, फिर तो योगा जीवन भर करना। योग इतना बड़ा है कि उसका एक जीवन में पार पाना ही असंभव है। लेकिन बीमार अवस्था में बीमारी को ठीक करना पहली जरूरत है। चलिए सब्जेक्ट से भटक गए हम। सो इसके अलावा जो अगली बड़ी कमी होती है फीमेल की, एक तो हमने बात कर ली पानी कम पीना, और क्या कमी होती है इसके अलावा? सर जैसे मैंने पहले ही बताया था सर, नींद कम लेना सर, नींद प्रॉपर नहीं लेनी। मैम जी, नींद तो पूरे शरीर को असर करेगी ना। अगर मैं नींद ढंग से नहीं लूंगा तो सुबह मेरे को पॉटी ढंग से नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। मैं नींद ढंग से नहीं लूंगा तो सुबह मैं एकदम लेथार्जिक फील करूंगा, तो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम खराब होगा, मेरे को एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो मेरी मसल्स भी कमजोर होंगी, मेरी टांगे भी दुखेंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो नींद न लेना ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हैम्पर करेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करेगा, लेकिन नींद न लेने से पहले बाकी और सिस्टम खराब होगा। अगर कोई इंसान 3 दिन न नींद ले तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो अनाप शनाप सी बातें बोलने लगेगा। तो रिप्रोडक्शन में क्या करेगा? जो जो पागल इंसान है जिसका दिमाग खराब है, वो फिर रिप्रोड्यूस क्या करेगा? उससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसका नींद न लेने का सबसे पहला असर दिमाग पे। हाँ, दिमाग का असर रिप्रोडक्शन पे है, ये पक्की बात, लेकिन इसके अलावा और क्या बड़ा था? हेमोग्लोबिन सर। हीमोग्लोबिन भी न्यूट्रिशन का फैक्टर है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो बाकी सारी बॉडी अफेक्टेड होगी। ओके। तो शायद wearing too tight clothes. वेयरिंग टाइट क्लोथ्स भी एक रीजन हो सकते हैं, बट Okay. मतलब पर्सनली कहूंगा कि सिर्फ ये अर्बन फेज की लड़कियां ही टाइट क्लोथ्स पहनती हैं। रूरल एरिया में जाओ तो लड़कियां बेचारी ब्रेस्ट भी ऐसे इतने बड़े दुपट्टे से ढकती हैं कि मतलब लगेगा सिर्फ दुपट्टा पहन रखा उन्होंने। तो इसलिए मतलब मैंने दोनों भारत और इंडिया दोनों देखा है, इसलिए सिर्फ कपड़ों को दोष नहीं दे सकता, Okay, sir. क्योंकि कपड़े जो है वो मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए उस पर। ये बड़ा पर्सनल सब्जेक्ट होता है सबका। आप अपनी मर्जी से पहनते हो, जैसा मर्जी वैसा पहनो। हाँ, पर ये सोच के पहनो कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है। लेकिन और क्या गलती करते हैं? आपको पता है कि आप लड़कियां अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो, मेकअप क्यों करते हो, इसके पीछे क्या कारण है? तो तो सर लड़कियां का हम भी करते हैं, अच्छे दिखना है हमें। नहीं नहीं सबीना जी, आप भी लड़की है। आई मीन टू से कि हम बीइंग अ लेडी आल्सो वी डू सभी 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 फीमेल जितनी भी हैं, सबको ये नेचर ने जो श्रृंगार करने की आजादी दी है, क्यों दी है? या फिर फीमेल्स की थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, आपको समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ ट्रांसजेंडर्स की ओर। ऐसे मेल्स जो मेल की बॉडी में है पर वो साज श्रृंगार करते हैं, क्यों करते हैं? आपने कभी सुना है कोई लड़का है पर वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है, फेस पे पाउडर्स लगाता है, लिपस्टिक यूज करता है, उसको ब्लाउज पहनने का शौक है, उसको अलग चमकीले कपड़े पहनने का शौक है, अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहनने का शौक है, क्यों है? Maybe they Sir, simply like it. हम्म? शायद उन्हें अच्छा लगता है वो बस करना। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे हार्मोन रीजन है। हार्मोनल चेंज, एस्ट्रोजन हार्मोन। हाँ, तो देखिए क्या होता है कि जब किसी फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा हो तो क्या होगा कि उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल हैम्पर होगी, और ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो तो भी उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल हैम्पर होगी। तो जो लड़कियां
अति से ज्यादा खुद का ख्याल रखती हैं, वो भी बुरा है, और जो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती वो भी बुरा है। ठीक। सो मेकअप करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि हर लड़का सिर्फ आप ही को पलट के दे। ठीक। हर लेडी सिर्फ आपकी ही बुराई करे, ये नहीं करना है। तो खुद में कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन अति ना हो। अब ये लोगों को हो सकता है थोड़ा अजीब लगे कि क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप, लेकिन इसका सीधा सा रिश्ता है आपके भीतर हॉर्मोन्स से। जितना आप सुंदर लगेंगे, कॉन्फिडेंट लगेंगे, उतना आपकी बॉडी नेचुरली ईस्ट्रोजन बनाएगी। और ये ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जिसको अगर मैं कहूं कि एक फीमेल के लिए ये कटप्पा का रोल प्ले करता है, सब कुछ सारे काम करता है फीमेल से। अगर कोई फीमेल ईस्ट्रोजन डोमिनेंट ना हो तो वो परेशान रहेगी, और अगर कोई फीमेल ईस्ट्रोजन डोमिनेंट हो गई तो वो परेशान रहेगी। अब सोचिए कैसे। ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही एक फीमेल ग्रेजुअली अपनी बॉडी को समझने लगती है, फीमेल बॉडी मतलब टीन एज में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है, सो दैट उसकी बॉडी बदलती है, चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसकी हाइट, उसकी आवाज, उसका फेस, उसकी स्किन, सब कुछ ईस्ट्रोजन बेस्ड है। अगर किसी फीमेल को, अभी आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं हर फीमेल की एक ही तरह से सम्मान करता हूँ, लेकिन एक लड़की अभी आपको दिखी होगी जिसने 10th स्टैंडर्ड पे बड़ा अच्छा स्कोर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके मूंछें आ गई थी। तो ये थी हॉर्मोन्स के बिगड़ने की कहानी। उसको मूंछें आना कुछ बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसके घर वालों की गलती क्या थी कि बच्ची को उसी तरीके से कैमरे के सामने रख दिया। ठीक। तो ये गलती उनके घर वालों की थी। अगर उस बच्ची का थोड़ा सा वो क्लीन अप कर देते और फिर कैमरे के सामने ले जाते तो उस बच्ची का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसे ही उसको कैमरे के सामने खड़ा किया जिससे उसका आत्मविश्वास बहुत गिर गया। और मैं लिख के दे सकता हूँ जितना अच्छा उसने 10th में किया था उतना अच्छा 12th में नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मान मन जो है आपका, इसकी जीत से ही सारी जीतें निर्धारित होती। तो जब आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे, तो आपकी हर जीत निर्धारित होगी। अब आप देखो कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं हाइट में, कुछ फीमेल्स बड़ी हो जाती हैं। हर फीमेल की बॉडी का डेवलपमेंट सेम नहीं होता, किसी के ब्रेस्ट साइज कुछ है, किसी के ब्रेस्ट साइज कुछ है, कोई लोअर बॉडी से हैवी है, कोई अपर बॉडी से हैवी है। सो ये जितने भी आप परिवर्तन एक फीमेल बॉडी में देखते हो, सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? ईस्ट्रोजन। और आप कुछ ऐसी लड़कियां भी देखते हो जो बिल्कुल बेहतर बनी होती हैं, ऐसा लगता है कि यार इनको फुर्सत से बनाया गया। हाँ, जिनको देख के लड़कियां भी कहती हैं यार मैं ऐसी हो जाऊं। तो वो हर लड़की हो सकती है, सिर्फ उसके टीन एज में उसके घर वालों का सही सपोर्ट और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हर लड़की वैसी ही दिख सकती है। नेचर ने, परमात्मा ने हर लड़की को वैसा ही बनाया था, लेकिन उसके घर वालों ने, लड़की ने खुद अपने हॉर्मोन्स को खराब किया, सो दैट उसकी बॉडी से अलग तरीके का डेवलपमेंट आया और उसको कॉन्फिडेंस मिला। राइट। तो हॉर्मोन्स जो है अगर इनका सही तरीके से आपकी बॉडी में डेवलपमेंट ना हो तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जल्दी खराब होगा और बहुत परेशान होगा। जब एक लड़की 13 साल से 15 साल के बीच में होती है, उस समय उसके घर वालों का
उसके प्रति जो रवैया होता है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की ग्रोथ पे। और आप अक्सर घरों में देखेंगे 13 से 15 साल की लड़की को अक्सर घर वाले क्या करते हैं, हर समय दबाते रहते हैं, भाइयों से उसको कमतर करते रहते हैं, फिर उसके बाद उसकी हर इच्छा को ब्रेक लगाते रहते हैं, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम ये मत पहनो, तुम ये मत खाओ, दुनिया भर की चीजें। कितनी माएँ तो उस टाइम पे डाइटिंग कराना चालू कर देती कि तू मोटी हो जाएगी, भद्दी लगेगी, तेरी शादी नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या। और ये बड़ा रीजन बनता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के खराब होने। तो आज के लिए इतना ही। आपको रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की शुरुआत पे छोड़ के जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आप भी पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़िए, समझिए और ढूंढिए कि कैसे एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिर से आप वापस रिवायर करके हेल्दी कर सकते हो। क्योंकि जब तक एक फीमेल स्वस्थ नहीं होगी तब तक समाज स्वस्थ नहीं हो सकता। एक माँ जो है ना, अगर घर में हेल्दी है तो पूरी फैमिली हेल्दी होगी, और एक माँ बीमार हो जाए तो पूरी फैमिली बीमार हो जाए। एक बहन बेहतर है तो भाई गलतियां नहीं करेगा। जितने लड़के गलत करते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं उनके बहनों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे बहन छोटी हो चाहे बड़ी हो। 3 से 5 साल का अक्सर अंतर देखने को मिलता है बच्चों के बीच में। सो बहन जो है अगर वो समझदार है तो वो अपने भाई को भी उतना ही समझदार, उतना ही इमोशनल बनाएगी। और अगर बहन ही समझदार नहीं है, बहन भी सिगरेट के सुट्टे लगा रही है, तो भाई को बोतल उठाते हुए देर नहीं लगेगी। तो भाई का बाहर परिवेश चाहे जैसा हो, बहन जो परिवेश उसको देती है उसका बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारी बहनें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फीमेल हार्मोन का सिर्फ उनके फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट तक ही रोल नहीं होता। एक फीमेल कितनी अच्छी फीमेल है ये ईस्ट्रोजन पे बेस्ड होता है। जो कुछ लड़के होते हैं ना जिनकी पत्नी थोड़ी कम सुंदर होती, कहते हैं यार मैंने उसकी शक्ल नहीं उसका दिल देखा था। भाई शक्ल अच्छी होगी तभी दिल भी अच्छा होगा, ठीक। तो ये बहुत बड़ा सच है कि ईस्ट्रोजन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर सर एक्सक्यूज मी जी ऋतु बोले। sir, I'm saying कि जैसे like when females are in that perimenopause stage और menopause stage तो estrogen levels तो automatically कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं हाँ, जी। तो उस स्टेज में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। सो यू फील लो, यू फील डाउन एंड मतलब स्लीप डिसऑर्डर्स, जो भी आप जो बता रहे हैं, जो हाई होने पे होते हैं और तैयार होने का मन करना, सुंदर बनने का मन करना, वो सब भी रिड्यूस हो जाता है इन दैट स्टेज ऑफ योर लाइफ आई गेस। तो सर उसको कैसे हम इम्प्रूव में कर सकते हैं और कैसे हम आवाज मैं म्यूट करूं सर? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ऋतु। पहले तो थैंक यू कि आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आज के 3 दिन पहले ही इसका जवाब हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, पॉजिटिव में आज आ जाएगा यूट्यूब पे। सो देखिए क्या होता है कि हर चीज की एक निश्चित अवस्था होती है, लेकिन ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये पूरी तरह से कभी एक्सपायर नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि फीमेल जब एक एज के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो अपनी केयर बंद कर देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स सुबह उठती हैं एक नाइटी में और वो शाम उसी नाइटी में बिता देती है ना। कई कई फीमेल्स तो ऐसी होती हैं जो अगर घर से बाहर ना निकले तो ढंग से बालों में कंघी भी नहीं करती। तो क्या होता है कि उनके भीतर का जो खुद का कॉन्फिडेंस है ईस्ट्रोजन वाला, वो बहुत कम हो जाता है।
और ऐसी फीमेल्स में फिर ईस्ट्रोजन बहुत तेजी से गिरता है। मैं आपको एक ग्राफ पे ले चलता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझोगे कि ये ईस्ट्रोजन गिरता कब है। ये मेनोपॉज बड़ा मजेदार जर्नी होती है, ये टाइम ऑफ सेलिब्रेशन होता है, लेकिन फीमेल्स थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण हो रहा है। और आज पेरीमेनोपॉजल विंडो जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ये देखिए, जब एक फीमेल 25 साल की एज में थी तो उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन गजब के रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। ये ईस्ट्रोजन था, ये प्रोजेस्टेरोन था 25 साल की एज में। लेकिन जैसे ही वो 25 से 35 की एज में आई, आप देखोगे धीरे धीरे ये डिक्लाइन होंगे। क्यों हुए? क्योंकि 25 से 35 की एज में उसके ऊपर काफी बड़ा पत्थर उड़ा के हमने डाल दिया। क्या? माँ बनने की जिम्मेदारी दे दी और बहू बनने की और दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी। अब यहाँ पे हर फीमेल ऐसी नहीं होती, कुछ फीमेल्स आइडियल होती हैं जो सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी खुद का ध्यान रखती हैं, पर बहुत सारी फीमेल्स उन जिम्मेदारियों में खुद को भूल जाती हैं। तो उनमें जो ये हॉर्मोन्स का फॉल है ये इतना तेजी से होता है कि आप देखो यहाँ 35 साल से चालू करके 45 साल के बीच में कितना तेजी से ये फॉल है। अब ये 35 से 45 का जो ड्रॉप आउट है, यही उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। इसी वजह से उनको मूड स्विंग्स होते हैं, इसी वजह से उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, कोल्ड फ्लैशेस होते हैं। अगर आप देखो इसके डिसएडवांटेजेस को, तो ये डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक दो है। सर ड्यूरिंग पीरियड्स मूड स्विंग्स भी हमारा एज में मतलब अकॉर्डिंग टू एज मैं समझ सकते हैं एक क्या? एक करके अगर जवाब दूंगा तो ही ज्यादा बेहतर होगा। अभी हेमा आपका सवाल दोबारा लीजिए। ये ओके। देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो नेचुरली जो हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस है ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं फीमेल। उसके बाद जो अगली कंडीशन आती है वो मूड स्विंग्स की आती है, फिर इंसोम्निया, वेजाइनल ड्राइनेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी, जिसको आप समझ सकते हो कि हर समय यूरिन की फीलिंग आना या बार बार यूरिन जाना, बिकॉज ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का वो ढंग से नहीं हो रहा। सो जो पैसेज का ओपनिंग स्फिंक्टर है वो गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी वजह से यूरिन लीकेज और बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। ड्राई स्किन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है ऐसी कंडीशन में, वो ये देखी जाती है कि फीमेल जो है वो बीपी, हेडेक और एयर लॉस से बहुत परेशान होती है। सो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, लेकिन इसका जो बड़ा असर है वो हार्ट डिजीजेस पे है। इसीलिए मेनोपॉज की एज में फीमेल्स हार्ट डिजीज की ओर बढ़ जाती है। तो अब इसका इलाज की अगर बात करें, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो ऋतु कि ये फीमेल बहुत सफर करती है, तो इसके अगर इलाज की बात करें तो इसका सबसे अच्छा इलाज है जो आपने खुद में अपने भीतर देखा है। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा प्लीज स्क्रीन ऑन कीजिए। मैं आपका ही एग्जांपल देके लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ऋतु सुन रहे हैं आप? ऋतु चलिए, आई एम हियर। प्लीज एक बार अपनी स्क्रीन ऑन कीजिएगा। देखिए ऋतु ने जब ऋतु जी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया
तब में और अब में बहुत सारे चेंजेस हैं। सही बात है ऋतु जी? तो आपने जैसे यस यस यस, चेंजेस तो हैं, हाँ जी। जैसे चेंजेस अपने लिए किए, जैसे खुद के लिए जीना, लोगों को मोटिवेट करना, अपनी प्रायोरिटीज को वैल्यू देना, लेकिन फिर भी मैं ये 100% जानता हूँ कि आप एक माँ है, एक पत्नी है, कहीं ना कहीं अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करती हुई, सो दैट उसके एडवर्स इफेक्ट भी झेलती हुई। लेकिन जितना भी आपने खुद में चेंज किया है, अगर कोई एक फीमेल अपने पेरीमेनोपॉजल जर्नी में इसका आधा चेंज भी कर लेना, तो उसकी जर्नी बहुत मजेदार होगी। क्योंकि आप कैरियर की वजह से चेंज कर रहे हो या और किसी कारण से चेंज कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे आप खुद का ध्यान रखते हो, जैसे आप कपड़े पहनते हो, जैसे आप बाहर निकलते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, इसका 50% भी अगर पेरीमेनोपॉजल एज में कोई फीमेल अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ले, तो मुझे लगता है उसकी जर्नी बेहतर हो जाएगी। सर मैं जैसे खुद अपने में भी फील कर रही हूँ, अभी राइट नाउ मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैं खुद को डिमोटिवेटेड फील कर पा रही हूँ, बिल्कुल, लाइक पहले के मुकाबले। मैंने कहा तो कि उसका कारण यही है ना कि आप माँ भी हैं और पत्नी भी हैं। तो सम टाइम जब आप अपनी इच्छाओं को मारती हैं, तो उसका असर तो आपके हॉर्मोन्स पे भी होगा, क्योंकि आपके हम्म। हॉर्मोन्स नेचुरली, देखिए आपके हॉर्मोन्स की जर्नी अगर आप समझें, तो आपके हॉर्मोन्स की जर्नी ऐसी थी कि जब आप प्यूबर्टी एज में आई, तब आपका ईस्ट्रोजन डोमिनेंट नहीं था, लेकिन जब आप मिडिल एज में आई तो आपने अपने खुद के इंप्रूवमेंट की वजह से अपने ईस्ट्रोजन को डोमिनेट किया। तो जब डोमिनेटेड ईस्ट्रोजन था, जो कि पहले नहीं था, तो अब जब वो फॉल करेगा तो सिम्टम्स आएगा। इसीलिए मैंने कहा जो फीमेल्स पेरीमेनोपॉजल जर्नी में है, वो आप जैसा चेंज करेंगी तो उनको चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चेंज थोड़े विंडो पहले कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 साल पहले आपने ये चेंज किया, तो उस समय आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव हो गई, बिकॉज ईस्ट्रोजन का ग्राफ उल्टा चला। अब वो जब डिक्लाइन हो रहा है, तो आपको थोड़े पेशेंस की जरूरत है, थोड़े ब्रेन को रिलैक्स करने की जरूरत है। अगर आपका ब्रेन ग्रेजुअली उस चीज को अडॉप्ट करता है, तो आपका ये ट्रांजिट बहुत आसान है। लेकिन अगर आपका ब्रेन इस को ग्रेसफुली अडॉप्ट नहीं करता, तो प्रॉब्लम है। तो अभी आप कुछ बहुत बड़े सिम्टम्स नहीं फील करोगे अगर रोज 15 मिनट मात्र शांत बैठ जाओ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सबीना जी दे सकते हैं। आप सब मेरे साथ एक तरीके से मेरे सीखने का विषय ही है। मैं आप सबसे बहुत सीखता हूँ। सही कह रहा हूँ सबीना जी? क्योंकि आपकी जर्नी ऋतु एकदम अलग जर्नी थी, सबीना जी की जर्नी एकदम अलग जर्नी थी। सबीना जी ने जब चेंज लाया, जब ऑलरेडी हॉर्मोन्स डिक्लाइन पे थे। आपने जब चेंज लाया, जब डिक्लाइन हो रहे थे, तभी आपने उनको बूस्ट किया। तो इस वजह से अब आपको जरूरत है थोड़ा सा अपने ब्रेन को ठहराव देने की। इसके पीछे का जो साइंटिफिक मतलब है वो समझ लीजिए, तो मुझे लगता है ज्यादा रिलेट करेगा। बिकॉज जब आपका क्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तो आपकी बॉडी नेचुरली थोड़ा सा ईस्ट्रोजन डोमिनेट करेगी। ठीक, अभी आप जिस लाइफस्टाइल में हो, ऑलमोस्ट हर रोज आपके लिए हैक्टिक होता है, तो हर रोज आपकी बॉडी फ्रस्ट्रेटेड होती है। अब ईस्ट्रोजन बनने का जो नेचुरल मैकेनिज्म था वो वीक हो गया। अब आपके कार्पस ल्यूटियम्स जो है वीक हो गए। सो अब आपका हाइपोथैलेमस ईस्ट्रोजन के लिए, प्रोजेस्टेरोन के लिए आपको मैसेज नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको फिर से रिवायर करना पड़ेगा अपने क्रेनियम को, जिससे आपका हाइपोथैलेमस छोटी मात्रा में ही सही लेकिन ईस्ट्रोजन बनाए। तो अगर आप रोज 15 मिनट सिर्फ शांत बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आप पहले जैसे फिर से बूस्ट कर जाएंगे। क्योंकि मेनोपॉज का मतलब ये नहीं होता कि फीमेल के ईस्ट्रोजन खत्म हो जाए। मैं आपको कुछ अच्छा ही बताता हूँ कि मेनोपॉज के बाद भी अगर कोई फीमेल चाहे तो रेगुलर फिजिकल इंटरकोर्स कर सकती है, इच्छा भी होगी और इंटरेस्ट भी रहेगी। दूसरी चीज, सिर्फ इंटरकोर्स ही नहीं, मेनोपॉज के बाद भी अगर कोई फीमेल चाहे तो उसका वेट आइडियल रह सकता है, उसकी बोन की हेल्थ अच्छी रह सकती है।
उसका मन खुश रह सकता है, क्योंकि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डेथ नहीं हो रही है, सिर्फ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ एजिंग के साइंस दिख सकते हैं। आपके चेहरे पे थोड़े रिंकल्स आ सकते हैं, आपकी स्किन थोड़ी लूज हो सकती है, मसल सेल्स थोड़ी डिक्रीज हो सकती है, पर अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लें तो उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेनोपॉज कोई बुराई नहीं है, अगर उसको सही तरीके से सिर्फ उस ट्रांजिट को संभाला जाए। और आपको सिर्फ 15 मिनट शांत बैठने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप कर रहे हैं अगर आप अपनी जर्नी पे सर वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, एंजाइटी हो रही है। उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी फिर, क्योंकि देखिए मतलब क्या बैठा नहीं होता जा है। रहा है, लगता है कि मूव करो। नहीं नहीं, वो क्यों नहीं बैठा जा रहा, कारण समझिए। हमारा दिमाग जो है ना, ये शांत नहीं। बहुत सारे थॉट से भरा रहता है। अब जिन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन डोमिनेट रहता है, या तो वो बॉडी बहुत ज्यादा यूज करेंगे, नहीं तो ब्रेन बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एग्जैक्टली। अब बॉडी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, अब जब वो बॉडी धीरे धीरे लेथार्जिक होगी तो ब्रेन ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए मेडिटेशन जो है वो एक आर्ट है, ऐसा नहीं है कि सोते जागते कभी भी आप बैठ जाओगे आप मेडिटेट कर सकते। मेडिटेशन की शुरुआत जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको उस पोस्चर तक जाने के लिए अपने ब्रेन को ऑक्सीजन रिच करना पड़े, सो दैट आपका ब्रेन आपको परेशान ना करे, वो इंजॉय करे। अब जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को आप फोन दे दो तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। क्यों नहीं डिस्टर्ब करते? क्योंकि उनको उनका ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन अगर आप बच्चों को फोन मत दो और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो बच्चा क्या होगा, बार बार गेस्ट के आसपास इधर उधर शैतानियां करता रहेगा, आप फ्रस्ट्रेट होकर फोन दे दोगे। उसको पता है कि मुझे फोन इसी कारण से मिलेगा। तो इसी तरीके से आपका ब्रेन अभी आपको परेशान कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अब आपसे एक्स्ट्रा अटेंशन चाहता है। तो जब इस एक्स्ट्रा टेंशन को आप अच्छे ऑक्सीजन के साथ अच्छी ब्लड सप्लाई से कंप्लीट करोगे, ब्रेन नेचुरली आपका रिलैक्स हो जाएगा। सो मेडिटेशन में जाने का जो एक नॉर्मल लोगों का तरीका है, क्या होता है कि हम शांत बैठ गए, कुछ सोच रहे हैं, कोई कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये आपके लिए कारगर नहीं है। पहले अपने आप ब्रेन को, आपको सारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रिमूव करना होगा। जब सारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स रिमूव होंगे तब जाके कहीं आपका ब्रेन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, क्योंकि हम सभी के दिमाग में बहुत तरह के थॉट्स हैं। कुछ हम जानबूझ के दबा के रखते हैं, कुछ अनजाने में दबे। तो जब तक उन चीजों को हम बाहर नहीं निकालेंगे, अभिलाषा भस्त्रिका अनुलोम विलोम भ्रामरी का अभ्यास करेंगी, उसके बाद सांसों पर अपने ध्यान। नहीं अभिलाषा, ये तो बड़ा योगा टीचर वाली एडवाइस है। इस तक पहुंचने में पहले जरूरी है सफाई करना। देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी जो एडवाइस होती है वो समझ लीजिए, हमारी बॉडी एक छोटा सा सेल है, ठीक? जब तक वो सेल अपनी सफाई नहीं करेगा तब तक वो हेल्दी नहीं हो सकता। तो सिर्फ हम दो ही काम करते हैं, खाते हैं पॉटी करते हैं, खाते हैं पॉटी करते हैं। वो हम एक बॉडी का देख पाते हैं, लेकिन भीतर ऐसी बहुत सारी करोड़ों बॉडियां हैं जो रोज यही काम। तो जब इन बॉडीज को खाना और पॉटी करना बेहतर रहेगा तो अपने आप बेहतरी आ जाए। और वही तो इसीलिए जब भी यौगिक वे से आप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला काम करेंगे प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्स करने का। हठ योग अगर आपने पढ़ी हो या वीरेंद्र संहिता पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे प्यूरिफिकेशन की बात बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कही गई कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम सभी योगा टीचरों ने उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो प्यूरिफिकेशन इज लाइक षटकर्म। बिल्कुल, षटकर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ षटकर्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। षटकर्म में जो आपके स्टेज के लिए षटकर्म है वो है त्राटक। त्राटक, हाँ, ओके। लेकिन त्राटक का जो मिस अभी मिथ है मार्केट में कि ये कैंडल मेडिटेशन है,
ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आईज को इम्प्रूव करने के लिए और बाकी चीजों के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। त्राटक बेसिकली आपके मन की और बुद्धि की अशुद्धियों को समाप्त करता है, इसीलिए वो प्यूरिफिकेशन है। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को क्लीन करोगे, तभी आपका कॉन्शियस पैटर्न आपको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि हम सब याददाश्त पे काम करते हैं। तो ये जो सत्कर्म है ना हमारे, इनका बहुत महत्व है। तो आप जब भी फ्री होंगी मुझे बताइएगा, मैं आपको 21 डेज की एक साधना में डालता हूँ, और आप फिर से वापस पुरानी वाली अच्छी वाली ऋतु जी हो जाएंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सर, नीड दैट। जरूर। सो सर एक और मेरा भी क्वेश्चन है जी मैम। कि सर लाइट्स का भी कोई इम्पैक्ट है क्या हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, कि जो अगर सर ऐसा बोला जाता है कि रात के समय डार्क रूम में ही सोना चाहिए, और जैसे सर एक बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि जो गांव देहात के लोग हैं वहाँ लाइट्स लेडीज को कम मिलती हैं, तो उनके जो साइकिल्स है वो देर से आते हैं, ऐसा कुछ, ये सारी चीजें भी मैंने सर पढ़ी थी, तो मैंने इसको भी सर बताने की कोशिश की, फर्दर चेंज हो गया नहीं टॉपिक। नहीं नहीं, देखिए, ये जो आपने बताया लाइट्स का असर, वास्तव में लाइट्स का असर हमारे जीवन में बहुत है, लेकिन लाइट का असर जो है वो पीनियल ग्लैंड पे, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन इनडायरेक्टली। अगर आप ब्राइट लाइट पे रहते हो, जैसे हम सब अभी सफेद वाली एलईडी लाइट्स पे रह रहे हैं, तो जब सफेद वाली एलईडी लाइट्स पे रह रहे हैं तो हमारे ब्रेन को नेचुरली मेलाटोनिन नहीं मिलता, या देर से मिलता है। सो ये जो मेलाटोनिन है, ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तानु, कि मेलाटोनिन सिर्फ डार्कनेस में सिक्रीट होता है। बेसिकली मेलाटोनिन जो है वो एक साइकिल बनाता है। आपकी बॉडी सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के बीच में उलझी रहती है। आप देखो, कितनी भी लाइट जलती रहे सड़क के किनारे, लोग आप देखो ट्रैफिक में भी फुटपाथ पे सो जाते हैं और गहरी नींद पाते हैं। सो अगर लाइट आपके मेलाटोनिन से जुड़ी होती तो सड़क के किनारे नींद नहीं आती। हाँ, 10% इन्फ्लुएंस जरूर है, ये मैं मानता हूँ। आवाज का, लाइट का, इन सब का 10% हमारे दिमाग को शांत न करने में इन्फ्लुएंस है। जितनी भी ये ब्राइट लाइट्स हैं, मोबाइल की, टीवी की, टैबलेट्स की, या कंप्यूटर की जो लाइट्स हम देखते हैं, ये हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं हाइपर स्टिमुलेटेड करती है, लेकिन ये सिर्फ 10% ही करती है। बाकी की चीजें जो है वो इसके साथ जब मिल जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। नहीं तो हर इंसान को इंसोम्निया हो जाता। हर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है। अगर लाइट में तो सब रह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो लाइट में न रह रहा हो। तो इसलिए हम किसी एक चीज को दोष नहीं दे सकते, ये कई सारी चीजों का बंडल है। जब तक हम एक एक चीज को नहीं इम्प्रूव करेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लाइट छोड़ के आप गांव में जाके रहो, गांव में भी लाइट आती है। मैं तो गांव से जुड़ा हुआ बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, तो मैं तो गांव में बहुत बहुत दिन बिताता हूँ, और खूब लाइटें आती है। लोग तो जितनी लाइट आप यहाँ यूज करते हो इससे ज्यादा गाँव में यूज करते हैं लोग, क्योंकि वहां बिजली के मीटर नहीं है लोगों के घरों में। तो थोड़ा एक गिलास पानी भी चाहिए हो तो सबमर्सिबल पंप चलता है उनका, एक गिलास पानी के लिए एक बाल्टी पानी फेंकते हैं। तो गांव में तो और ज्यादा अभी असुविधा है। तो खाने का, पानी का, सोने जाने का, काम करने का, हर चीज का फर्क पड़ता है। सेहत जो है ना, वो एक दिन का एक चीज का विषय नहीं है। अगर कोई इंसान हर पैरामीटर को नहीं इंप्रूव करेगा तो वो सेहतमंद नहीं हो सकता। फिर वो क्या कर सकता है कि चलो ठीक है, ये चीज ठीक हो गई, अब दूसरी चीज डेवलप होगी, दूसरी ठीक हो गई, तीसरी डेवलप होगी। तो
इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आपका हर सेल डिटॉक्स नहीं करेगा और हर सेल मजबूत नहीं होगा तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ सवाल ले लेते हैं। अपानु, कुछ आपके सवाल हैं? जी सुनीता बोलिए। So you spoke about estrogen coming down, and what are the ways in where you can increase it to a particular level which is required? देखिए, एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि इसका कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है। ठीक, एक फीमेल हफ्ते में 5 बार भी इंटरकोर्स करती है और एक फीमेल ऐसी है जो हफ्ते में 1 बार भी इंटरकोर्स नहीं करती। राइट, सो ईस्ट्रोजन का कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। जैसे खाने का कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, कोई 1 चपाती में खुश हो जाता है, कोई 5 खाता। राइट, तो ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि आपकी नीड कितनी है। अब ये सिर्फ इंटरकोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी चीजें। आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी नींद लेते हो, कितने टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हो, कितने अच्छे लोगों के साथ रहते हो, बहुत सारी चीजें मैटर। अब एक फीमेल है जिसको अपने मम्मी की, भाई की, पापा की, सबकी परेशानियां सुननी पड़ रही, फिर हस्बैंड की भी सुनती, इन-लॉज की भी सुनती, बच्चों की भी सुनती, तो उसको ज्यादा ईस्ट्रोजन चाहिए। एक फीमेल ऐसी है जिसका एक बच्चा है, फिर उसी की प्रॉब्लम सुन रही है, तो उसको थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। तो आपके आसपास जितनी प्रॉब्लम्स है उतना ईस्ट्रोजन, बिकॉज नेचर ने आपको ये जो हेल्प दी थी वो ये सोच के दिया था कि जब कोई इंसान गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो अपनी सारी परेशानियों को आसानी से समेट सके। दैट्स व्हाई ये ईस्ट्रोजन का जंजाल उन्होंने आपको दिया। और ईस्ट्रोजन को सिंप्लीफाई करना सिर्फ इंटरकोर्स करना नहीं है, प्रेम से बात करके भी ईस्ट्रोजन बेहतर हो जाते हैं। अगर कोई फीमेल आप देखते हो जो बहुत टॉकेटिव है, तो ईस्ट्रोजन की वजह से ही है। जो किसी से बहुत जल्दी परिचय बना लेती है, बहुत सारी बातें करती है, खुश रहती है, अक्सर उसको देख के लगता है ये बहुत हंसती गिर, हो सकता है पीछे बेचारी बहुत परेशान है, वो नेचुरली अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रही है। सर इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं क्या कि अपने फेवरेट काम को करना, जब मतलब जिस काम में अच्छा लग रहा हो, अच्छा फीलिंग आ रही है। बिल्कुल मैम, बहुत सही कह रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हर काम में ये फीलिंग नहीं आती ईस्ट्रोजन पर। अब जैसे किताब पढ़ना हो, किताब पढ़ने से सेरोटोनिन आएगा, ईस्ट्रोजन नहीं आएगा। मेलाटोनिन बढ़ सकता है, नींद आ सकती है, लेकिन ईस्ट्रोजन नहीं आएगा। मतलब ये बड़ा सब्जेक्टिव है। जो फीलिंग आपके हस्बैंड के साथ आती है वो हो सकता है किसी और दूसरे हैंडसम बंदे के साथ ना आए। ये बहुत सब्जेक्टिव है। और ये हो सकता है कि हस्बैंड के साथ वो फीलिंग ना आती हो, दूसरे किसी हैंडसम बंदे के साथ वो फीलिंग बहुत बराबर। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है और ये बहुत पर्सनल है। इसको कोई भी डिकोड नहीं कर सकता कि आपकी बॉडी अंदर से क्या चाह रही है, क्या कर रही है। इस पे सिर्फ उसी इंसान का कंट्रोल है जो उसका मालिक है। अतानु, लिवर का बहुत बड़ा रोल है भाई। लिवर ही तो इसको खराब करता है, लिवर खा जाता है इसको। जब आप थोड़े वीडियो और आगे वाले देखोगे तो आप देखोगे कि लिवर जो है ईस्ट्रोजन को जब तोड़ता है तो ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन को खा जाता है और एंड्रोजन एंड्रोजन को बढ़ा देता है। जो वो लड़की जिसकी मूछे की बात हम कर रहे थे अभी, वो उसके लिवर की वजह से था। जो पीसीओडी बीमारी में पड़ते हैं वो लिवर की वजह से ही है। जी श्वेता। तो क्लियर है श्वेता जी ना, ईस्ट्रोजन बहुत सब्जेक्टिव है, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। और ये एक ऐसा हार्मोन है ना जो ओवरी से भी रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस से भी आता है।
a lot of diet comes like flaxseed for improving estrogen. बहुत सारे advertisements आते हैं. ऑनेस्टली ये ऑटोसिंथेसिस का फंक्शन है, ठीक है। अब ऑटोसिंथेसिस की बात जब भी आ जाती है तो ऐसे समझो कि एक फीमेल जो बहुत खुश रह रही है, जिसकी लाइफ में कोई टंटे नहीं है, वो कुछ भी खा रही है, वो दाल चावल भी खा रही है तो ईस्ट्रोजन मिल जा रहा है। और एक फीमेल जिसकी लाइफ में बहुत टंटे हैं, वो बेचारी कितना भी फ्लैक्स सीड खा ले, कितना भी वो सोया खा ले, उसका ईस्ट्रोजन नहीं इंप्रूव होगा, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेट करता है ना। तो जो भी चीज ब्रेन से रिलेट करेगी वो हमेशा, अब जैसे एक कंडीशन आती है इनफर्टिलिटी में जहां पे फीमेल की इंडोमेट्रियम थिन हो जाती है, ठीक, ये ईस्ट्रोजन का मालफंक्शन है, उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन परसेंटेज कम होते हैं, सो दैट वो थिकनिंग नहीं हो पाती इंडोमेट्रियम की। उसमें डॉक्टर क्या करती है, ईस्ट्रोजन के इंजेक्शंस भी लगाती है, टॉपिकल क्रीम्स भी देती है। आप जितने ये ब्यूटी क्रीम्स यूज करते हैं ना, सब पे ईस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रेडियोल पढ़ लीजिएगा। लेकिन सबको सबको ब्यूटी क्रीम सुंदर तो नहीं बना देती है, कुछ लोगों को बहुत सूट करती है, कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करती। एक ही क्रीम उठाइए आप और दो फीमेल लगाना चालू कीजिए, हो सकता है एक को बेहतर हो जाए, एक को और खराब कर दे। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि अपनी बॉडी को जितना बैलेंस स्टेट पे ले जाओगे उतने आपके हार्मोन्स बेहतर। जी श्वेता, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, थैंक यू सर. सर रेडी होना, मेकअप करना इज द ओनली थिंग कि उससे ईस्ट्रोजन लेवल अप होगा। लाइक मैं जब भी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करती हूँ, डंबल्स लिफ्टिंग करती हूँ, तब मुझे बहुत हैप्पी फील होता है, रादर देन कि मैं मेकअप करके और सज धज के रहूं। मैं घर में पूरा दिन लोअर टी शर्ट में रहती हूँ, बट मैं दिन में अगर 1 घंटा भी वर्कआउट कर रही हूँ तो आई फील वेरी हैप्पी, पूरा दिन हंसते खेलते जाता है। जिस दिन नहीं करती उस दिन बहुत लो फील करती हूँ। श्वेता, फिर यही तो गड़बड़ है ना कि हम किसी चीज को थोड़ा सा सुन के जज कर लेते हैं। आप जब वर्कआउट करते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ते हैं, आपकी बॉडी में जो हैप्पीनेस के लिए सेरोटोनिन चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो मूड स्टेबलाइजर होता है सेरोटोनिन, जितना ही आपकी बॉडी में आएगा उतना आप अच्छा पॉजिटिव और रिलैक्स फील करोगे। तो भगवान ने बहुत सारे गिफ्ट दिए ना आपको। ओके, तो वो बढ़ने से, सेरोटोनिन लेवल बढ़ने से ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बढ़ेगा? भाई जब आप वर्कआउट करते हो तो आप अच्छा फील करते हो, राइट? राइट। अभी आप किस एज ग्रुप में हो? 34। 34। क्या आप 54 में भी सेम वर्कआउट कर पाओगे? नहीं। तो फिर कहाँ से सेरोटोनिन बढ़ेगा? ओके। तो ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल के हर फेज पे उसको हेल्प करता है। 34 में तो नेचुरली आपका ईस्ट्रोजन अच्छा होगा, तो उसमें ईस्ट्रोजन कहाँ गड़बड़ हो रहा है? नहीं मतलब सजने सजने का मतलब जैसे आपने बोला ना सर, इतना मन नहीं करता, घर में रहती हूँ, ऑल्दो योगा सिखाती हूँ, बट हाँ कभी फंक्शन या उसमें जाती हूँ तो प्रॉपर रेडी होती हूँ, पर घर में नहीं मन करता, पूरा दिन ऐसे ही घूमती हूँ। बट वर्कआउट मैं वही एक्चुअली तो बता रहा सारी हूँ, इंटरेस्ट 10% हर चीज का रूल है। सिर्फ सजने धजने से बढ़ जाए अगर, तो जो फीमेल जितना ज्यादा मोटा मेकअप करती है उनका उतना अच्छा ईस्ट्रोजन होता है। एक्चुअली इस बात पे ये है सर कि इस एज में वो मन नहीं करेगा, जब 50 के बाद वो करेगा। हाँ, अभी एक्सरसाइज, क्योंकि जब 45 के बाद वो काम शुरू करते हैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह करने का, तब तक कोई नहीं करता। जिससे हमें पता है, एग्जाम्पल है कि तब तक मन नहीं करता 45 तक, हमें लगता है कि हम परफेक्ट है। 45 के बाद करते हैं वो सब चीजें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक आपका मेकअप का मतलब है कॉन्फिडेंस ना, अभी आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी है, अभी आपको लगता है कि आपकी बॉडी फॉर्म्ड है, तो आपकी स्किन अच्छी है, आपका मसल्स अच्छी है, तो उस समय लोग, अब कौन 40 की एज में बोटॉक्स की तैयारी होती है। आप देखो कोई 30-35 साल की एज में बोटॉक्स कराता हो या अलग अलग तरह की वो, अगर उसका सिर्फ उसके लुक से पैसे आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन नेचुरल लाइफ में कोई नहीं कराए। और अगर सिर्फ मेकअप करने से हैप्पीनेस बढ़ती ना, तो दुनिया की सारी औरतें सिर्फ मेकअप करती है और खुश हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस बढ़ती है, ये पक्की बात
सर चलिए, योगा की कुछ पर्टिकुलर चीजें जो इसमें हेल्प कर सकती हैं, लाइक बिल्कुल आसना होता है, वगैरह? योग में तो नहीं है, मैं इसी में तो बैठा ही हूँ कि योग। Right. हम योग के लिए ही बैठे हैं श्रोता, अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो योग से ही मिलेगी। अभी आपने रितु जी के जवाब में क्या सुना था, मैंने कहा ना कि रितु जी हम 21 डेज की एक साधना करते हैं और चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो होगा तो योग से ही, इसीलिए बैठे हैं। किसी आपने सुना नहीं है योगी को, सन्यासी को ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई गृहस्थ होता है तो उसको जरूरत है फिजिकल इंटरकोर्स में जाने की, लेकिन अगर कोई सन्यासी है तो उसको कहते हैं इनसे दूर रहो, क्योंकि सेहत के बड़े सारे आयाम हैं। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ये जरूरी है। सर जी हाँ, वो आपने एक बार बताया था कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, जब मायोमेट्रियम का काम है कि लेयर को तोड़ना ड्यूरिंग पीरियड, तो जब ये दोनों, कभी कभी क्या होता है कि मायोमेट्रियम की लेयर खुद टूट जाती है और दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इस टाइम पे हमें एडिनोमायोसिस वो मतलब हो बिल्कुल जाता है, जिसमें बिल्कुल। जिसमें पीरियड्स भी मतलब नहीं होते हैं कभी कभी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि लेयर टूट के ये कैसे अपसेंट कैसे होगा। हाँ। जब आप सैंडविच बनाते हो तो ब्रेड के ऊपर पहले आप कुछ स्प्रेड लगाते हो, उसके ऊपर फिर आप थोड़ा खीरा उरा रखते हो, फिर उसको जब दबाते हो तो सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम आपस में चिपकती हैं, दबती हैं, तो दोनों एक दूसरे में फंस जाती हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, ये पीरियड्स कई बार एब्सेंट हो जाते हैं, कई बार बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, पर कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक वैक्सीनेशन भी लगता है बचपन में, जब हम छोटे होते हैं एक रूबेला वैक्सीनेशन होता है। जो ये रूबेला वैक्सीनेशन है, ये अगर इसकी एंटीबॉडीज हैं तो आपको एडिनोमायोसिस नहीं होता। अगर ये एंटीबॉडीज नहीं है तो ही एडिनोमायोसिस की कंडीशन बनती है। तो एडिनोमायोसिस सर अगर हो हाँ जाए तो बिना सर्जरी के नहीं ठीक होता, लेकिन सर जैसे हाँ अगर नहीं है किसी को तो हम उसके हॉर्मोन्स को नेचुरल रख के प्रिवेंट कर सकते हैं। नेचुरल हाउ कैसे? देखिए, अब आपके अगर पीरियड्स रेगुलर चल रहे हैं तो आपको एडिनोमायोसिस नहीं होगा। जब आपके पीरियड्स सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि एडिनोमायोसिस जो है वो एकदम से तो नहीं आ जाएगा। हाँ। पहले पीरियड्स इरेगुलर होंगे, पहले ब्लीडिंग फेज बदलेगा, कम या ज्यादा ब्लीडिंग फेज होगा। उस समय अगर हम चाहें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर एडिनोमायोसिस हो गया है तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। तो उस समय डीएनसी ही, मतलब वो क्यूरेट सर्जरीज ही जो है वो ऑप्शन है, क्योंकि उसमें एंडोमेट्रियम को पूरी तरह से काट के निकाला जाएगा, मायोमेट्रियम को काटा जाएगा, फिर मायोमेट्रियम ग्रो करेंगी, बाद में एंडोमेट्रियम ग्रो करेंगी और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो हम एडिनोमायोसिस को कैसे पहचानेंगे कि लाइक जब पीरियड्स किसी नहीं हुए? फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर हो, कभी हैवी ब्लीडिंग हो, कभी सिर्फ स्पॉटिंग होके रह जाए, जब ब्लीडिंग फेज में चेंजेस आते रहे, तो इसको हमेशा स्कैन करके समझने की जरूरत होती है। एडिनोमायोसिस को समझने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन ही एकमात्र अच्छा विकल्प है। इसमें भी कई बार जो एब्डोमिनल स्कैन्स होते हैं उसमें चीजें इतनी क्लियर नहीं हो पाती, सो डॉक्टर एक दूसरे तरीके का स्कैन करती है जिसको बोलते हैं ट्रांसवेजाइनल स्कैन। उस तरीके से एडिनोमायोसिस की पहचान होती है। ठीक, तो और सर जैसे क्रैम्प होते हैं पीरियड्स के 1-2 दिन पहले क्रैम्प होते हैं तो पता चलता है कि ठीक है, बट कभी कभी साइकिल से 10 दिन पहले आपको क्रैम्प होना शुरू हो जाए, तो इस केस को क्या कहेंगे? ये इंडोमेट्राइटिस का लक्षण है।
15 दिन पहले 10 दिन पहले पेन चालू हो जाए, ये इंडोमेट्राइटिस है, ये एडिनोमायोसिस नहीं है। इंडोमेट्राइटिस में इंडोमेट्रियम आवश्यकता से ज्यादा मोटा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे या तो ब्लीडिंग हैवी होगी या कम होगी, और आगे चल के पीरियड्स रुक भी सकते हैं। हाउ टू क्योर नेचुरली? सबसे अच्छा तरीका है इंडोमेट्राइटिस को क्योर करने का कि कम से कम 3 महीने, जो आप वीडियो देख रहे हो उसी में आप देखोगे एक एक्सरसाइज सीक्वेंस मिलेगा। 3 महीने 1 2 3 मंथ के हिसाब से वो एक्सरसाइज सीक्वेंस को आप अपनाएंगी तो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। पर उससे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है कि आप इस स्टेज में 3 चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। पहली चीज, टाइम से सोए और टाइम से उठे, टाइम से मोशन करें और टाइम से नहाएं, ठीक। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, रोज कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। तो अगर ये 3 बेसिक चीजें आप कर रही हैं, सो इंडोमेट्राइटिस से प्रिवेंशन पॉसिबल है। अगर इंडोमेट्राइटिस हो गया है तो फिर नेचुरली क्योर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सर्जिकल कंडीशन हो जाती है। तो ये जो प्रीवियस सिम्टम्स आप बता रहे हो, जब तक पीरियड्स आ रहे हैं तब तक तो इंडोमेट्राइटिस को आप नेचुरली हैंडल कर सकते हो, ये बेसिक से 3 चेंजेस करके, और बाद में वो जो हमने यूटेराइन आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली सीरीज बताई है उससे। सर मूड स्विंग्स का क्या रहता है? एज फैक्टर होता है क्या? जैसे एज बढ़ते रहती है मूड स्विंग्स ज्यादा होता है, ऐसा कुछ होता है? आपने देखा होगा कि आपको एक ग्राफ दिखाया गया होगा, उस ग्राफ हाँ, में आपने देखा होगा कि सेकेंड फेज पे जो ईस्ट्रोजन है वो कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है। जब किसी कारण से प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाए और ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में आप देखोगे कि नेचुरली मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल फीमेल्स की आदतें कुछ बदल गई हैं। इस वजह से बहुत सारी फीमेल्स को मूड स्विंग्स हो रहा है, और एक बड़ी गलत बात प्रचारित की जाती है कि मूड स्विंग्स तो सबको होते हैं, जबकि हाँ वही ना। मूड स्विंग्स होना नेचुरल पीरियड्स की निशानी नहीं है। यहाँ बहुत सारी फीमेल्स ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने कभी अपने पीरियड्स में मूड स्विंग्स नहीं एक्सपीरियंस की, क्योंकि जब भी आपके पीरियड्स में प्रोजेस्टेरॉन लीड करेगा मूड स्विंग्स नहीं होंगे, लेकिन जब ईस्ट्रोजन लीड करेगा तो मूड स्विंग्स आएंगे। मूड स्विंग्स आएंगे, ब्लोटिंग आएगी, थोड़ा बहुत वाटर रिटेंशन आएगा, ये सब बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब ईस्ट्रोजन लीड करता है। इवन इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, जब हम आपने वेजाइनल सिक्रेशन वाले वीडियोस देख लिए? हाँ सर। तो जब वेजाइनल सिक्रेशंस पीरियड्स के बाद स्टार्ट होते हैं तो धीरे धीरे ये वाटरी होते जाते हैं। ओवुलेशन से पहले ये काफी वाटरी होते हैं, ओवुलेशन के बाद धीरे धीरे ये थिक होते जाते हैं। तो जिन फीमेल्स में ओवुलेशन के बाद भी ये वाटरी रह जाते हैं, स्पेशली पीरियड से 4-5 दिन पहले या पीरियड्स के आसपास, उन फीमेल्स में नेचुरली ईस्ट्रोजन बढ़ा होता है। दैट्स व्हाई ये सिक्रेशन वाटरी होती है। क्योंकि आइडियल सिक्रेशंस ये होते हैं कि वेजाइनल सिक्रेशन जो है ओवुलेशन के बाद धीरे धीरे थिक होते जाएंगे, वो क्रीमी होते जाएंगे, है ना, जैसे जेल या क्रीम होता है वैसे सिक्रेशंस मिल रहे हैं पोस्ट ओवुलेशन, तो ये नेचुरल है। लेकिन अगर पोस्ट ओवुलेशन भी आपको वाटरी सिक्रेशंस मिल रहे हैं, तो ये निशानी है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की। तो ऐसी फीमेल्स को नेचुरली अपने ब्रेन को ट्रैंक्विलाइज करना चाहिए सो दैट उनके ईस्ट्रोजन रिप्लेस। और सर एक चीज और था, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूट्रस को कैसे प्रभावित करता है? वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। पैरास्टैटिक मूवमेंट, हाँ सॉरी। पैरास्टैटिक मूवमेंट की बात कर रही ना, इंटेस्टाइन के पैरास्टैटिक मूवमेंट? नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली आपने एक टॉपिक बताया था कि रेस्पिरेशन हमारे लिए कितना जरूरी होता है और यूट्रस को कितना मैं इफेक्ट समझ करता है। गया। हाँ जी। तो देखिए क्या होता है कि यूट्रस की हेल्थ के लिए यूटेराइन आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए। हाँ। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ब्लड की हीलिंग पावर कम हो जाएगी, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटर एक्सचेंज कर रहा है तो हम हर बार सिर्फ 4% ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। मेरे लंग्स में मानो 100 ml ऑक्सीजन आएगी तो 100 ml का 4% 40 ml होता है।
नहीं 40 में 4 ml, तो 4 ml ऑक्सीजन ही मेरी बॉडी यूज करेगी बस। तो मेरी बॉडी मेरे इनहेलेशन में आए ऑक्सीजन का सिर्फ 4% यूज करती है। तो जितना लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन एक्वायर करेगा उतना ही एक्सचेंज अच्छा होगा। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा होगा तो सेल्स में जाके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये cells- पर्सन टू पर्सन रहता है क्या सर? फिर रेस्पिरेशन तो इसीलिए तो हमने जो पैदल चलने की बात बोली है या जो एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज की बात बोली गई, इसीलिए बोली गई ना, सो दैट आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव हो। जब आप शुरुआत में पैदल चलते हो या रनिंग करते हो या कोई कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करते हो, सांस तक नहीं लगती है। ग्रेजुअली आप देखते हो कि आपकी सांस स्थिर होती जाती है। तो जब तक रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तब तक ब्रीदिंग कैसे अच्छी होगी? क्लियर है? सो इसीलिए हर जगह आपने देखा होगा कि हमने बोला है पैदल चलना है या सूर्य नमस्कार करना है या डायनामिक एक्सरसाइज करनी है। ठीक है? ठीक है सर। तो और कुछ सवाल या फिर अब इसको यही खत्म करें? मीनाक्षी म्यूट है आप। हाँ ठीक सर, है ऐसे सर। लग रहा है लेक्चर खत्म ही ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पर 2 घंटे हो गए मीनाक्षी को। इतने सिंपल तरीके से और इतने अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज देते हो। थैंक यू सो मच। बस आप सब साथ रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे, ये सीखने सिखाने की जर्नी ऐसी चलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir. हरिओम सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।